ठीक है। हेलो, चेक चेक चेक। चलिए, नाउ इट्स गुड ना? यस सर, नो सर? यस सर। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, सारे मिलके बोलेंगे, बोलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। शाबाश मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑलराइट, लेट्स गो। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। बोलो, लेके प्रभु का नाम बोलो, गणपति बप्पा मोरया। ऑलराइट, this is your friend, mentor and coach Kedar Pandey signing in once again in the lecture. Boys and girls, settle down everyone. किसी को सुसु आ रही है, किसी ने पानी बहुत ज्यादा पी लिया है, वो आपकी अभी अभी देख लेना आप लोग। मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स गो। कल मैंने लेक्चर खत्म किया था यहाँ पे कि इंडिया फेस्ड 3 वॉर्स। इंडिया फेस्ड कौन से नंबर 1 1947 में एक हुआ, 1962 में एक हुआ, 1971 में एक हुआ, और कल मैंने आपको बोला था कि 1999 का जो वॉर हुआ है, कारगिल वॉर, वो कैसे हुआ है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना? चलो, अब कारगिल वॉर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक के नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मान लेते हैं, लेट्स से मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर का मैप बनाऊंगा अभी, इधर देखना बेटा। लेट्स से दिस इज जम्मू कश्मीर, यहाँ से टिबेट लग जाता है, ये जम्मू कश्मीर, ओके। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि दिस पार्ट वाज पीओके, ठीक है, दिस पार्ट वाज पीओके। लेट्स से ये जो पार्ट है अपना, ये पीओके वाला पार्ट है, और यहाँ पे है आपका LOC। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? देयर वाज अ पैक्ट, देयर वाज अ समझौता। क्या समझौता हुआ था कि देखो भैया, यहाँ पे आपके सैनिक तैनात होंगे, यहाँ पे हमारे सैनिक तैनात होंगे, या फिर यहाँ पे आपके और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे सैनिक तैनात होंगे। और जब भी विंटर्स आएंगे, क्या आएंगे? जब भी विंटर्स आएंगे तो आपके और हमारे सैनिक दोनों अपने अपने देश लौट जाएंगे। क्या पैक्ट हुआ था? कि भाई जब भी विंटर आएगा तो आपके और हमारे सैनिक दोनों क्या हो जाएंगे? अपने अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है और ठंड में लड़ाई होती नहीं है, तो लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग, विंटर्स में अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है भाई, विंटर्स आए और इंडिया वाले जो है वो अपने घर आ गए। विंटर्स आया और इंडिया वाले जो है वो अपने घर आ गए। वी केम बैक टू इंडिया। अब सिंपल सी बात थी, पाकिस्तान को भी अपने घर जाना चाहिए था। नाटक किया। यहाँ पे है ना माउंटेन रेंजेस है, देयर आर बिग बिग माउंटेन रेंजेस हियर, ये पूरा हिली एरियाज है, और हमारे इस हिली एरियाज पे ना हमारे बंकर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा? बंकर्स। बंकर्स का मतलब आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, शेरशाह। शेरशाह के अंदर आप लोग देखना, बंकर्स कुछ पत्रा होता है, ऐसा पत्रा होता है, और यहाँ पे ना ऐसे स्टोन्स के बंकर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे दीवारें बनाई जाती है पत्थरों की, ताकि अगर कुछ ग्रेनेड्स वगैरह फेंके जाए तो डायरेक्टली अपने ऊपर हमला ना हो, वो दीवार टूटे, हम लोग सेफ रहे। तो ऐसे बंकर्स बनाए जाते थे, और इसके पीछे से यहाँ से मशीन गन, जो आपके सैनिक है यहाँ से मशीन गन चलाते थे और इसके अंदर से चलवाते थे। तो हमारे ना कुछ बंकर्स हुआ करते थे यहाँ पे। विंटर्स हुए, हम लोग लौट गए, लेकिन ये नालायक क्या किया इन्होंने? ये नालायक लौटे नहीं। आई मीन नाटक किया लौटने का, लेकिन लौटे नहीं, वापस आ गए। वापस आए तो आए, हमारे इन बंकर्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हमारे कुछ कुछ सैनिकों के, मतलब बहुत सारी जो टुकड़ियां थी, उन सैनिकों के जो खाने पीने के सामान थे ना, वो सब खाने पीने के सामान ऑलरेडी इन बंकरों में थे। तो नालायक क्या कर रहे थे? अपना ही खा रहे थे और अपने पे हमला कर रहे थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? यस सर। तो लोग गए क्या? नहीं गए, वही रुके और हमला करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, हम लोग तो सब नीचे उतर गए थे, हम लोग सारे नीचे उतर गए थे, और वो लोग थे हिली पोजिशन पे। मतलब आप इमेजिन करो, वो लोग यहाँ बैठे हुए, वो लोग यहाँ बैठे हुए और हम लोग यहाँ पे, हमारे सैनिक यहाँ पे और उनके सैनिक यहाँ पे। बताओ कौन डोमिनेंट पोजीशन पे? पाकिस्तान वॉज इन डोमिनेंट पोजीशन, हम लोग यहाँ पे थे। मतलब हम लोगों को ऊपर चढ़ के उनको ये खत्म करना है, हम लोगों को ऊपर चढ़ के उनको खत्म करना। कितना डिफिकल्ट है। अगर आप लोगों को ये सब जानना है कि हुआ कैसा था, तो एक पिक्चर है जिसका नाम है कारगिल, यूट्यूब के ऊपर फ्री है, 4 घंटे की मूवी है, आप लोग जाके देखना। तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो वॉच दैट मूवी, जब भी आपको टाइम मिलता है, छुट्टी मिलेगी तो देखना, आपको पूरा कारगिल समझ में आएगा था कि इंडिया में कारगिल का वॉर हुआ कैसे। तो दिस इज हाउ द वॉर स्टार्टेड, एंड द वॉर वेंट फॉर 2.5 months। बहुत लोग मरे थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया वोन द वॉर। इंडिया वोन द वॉर, बट नुकसान हमको भी हुआ था, और वॉर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नुकसान हमको हुआ है। देखो, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है,
ऑलरेडी भिखारिस्तान है, बराबर कि नहीं? खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हमारी इकोनॉमी डाउन होता है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, बाहर के लोग बोलते हैं कि इंडिया अनस्टेबल है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, तो हमारे ऊपर आज आप देखो 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। जीता कौन था रे? इंडिया ऑब्वियसली। वी वॉन द वॉर। बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी, वॉर सिर्फ 88 आवर्स चला। वॉर कितने आवर्स चला? ओनली 88 आवर्स। सबके मन में था ना इनको सालों को फोड़ देना चाहिए और बिल्कुल पीओ के अपने अंडर ले लेना चाहिए, सबकी यही इच्छा थी ना? इच्छा थी ना? समय लगता था, ले लेते थे अपन ले लेते थे। अपने सरदार, पंजाबी सरदार 6-6 7-7 फुट के और बटले बटले ऐसे मुंडी यही से पकड़ेगा ना तो भी उठा लेगा एक हाथ में, तो हम लोग तो वो ले ही लेते थे। बट द थिंग वॉज, उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ था, उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा प्रेशर था इंडिया के ऊपर भी कि आप लोग वॉर रोक दो क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो हमारा पपेट खत्म हो जाएगा, हमारी कठपुतली खत्म हो जाएगी, बराबर कि नहीं? यस सर। पाकिस्तान को खत्म करना है एक चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। हमारे जो प्लेन्स थे, अब ये प्लेन लग नहीं रहा है, कुछ और लग रहा है, हमारे जो प्लेन्स थे वो लाहौर तक घुस गए थे, लाहौर तक। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब ये वॉर हुआ था 1947 का जो वॉर होता, तब भी हम लोग पूरा पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे। यहां से हम लोग पूरा अंदर एंटर, इस्लामाबाद पाकिस्तान लाहौर तक एंटर हो चुके थे। बताओ, तो इंडियन आर्मी को तुम लोग कम नहीं रख सकते, खतरनाक लोग है, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ कारगिल वॉर हैपेंड एंड इंडिया फेस्ड अ 2.5 months 3 months ऑफ बैकलैश फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। यूरोपियन नेशंस ने अपने ऊपर सैंक्शन लगा दिया, यूएस ने अपने ऊपर सैंक्शन लगा दिया। 1998 के अंदर अपन ने जब पोखरन किया था तो पोखरन भी अपन ने छुप छुप के किया था, खुलेआम नहीं किया था। आप लोग अगर चीज नोटिस करोगे तो आप लोगों ने पोखरन छुप के किया था, देखे ना पिक्चर? रात में करते थे जब वो सैटेलाइट दूर चले जाता था और फिर हम लोग अंधेरे में वो चीज करते थे, और ये छुप छुपा के अपन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तब यूएस का और यूरोपियन नेशंस का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, प्रेशर था, डोमिनेंस था। आज नहीं है, आज इंडिया घर में घुसता भी है और घर में घुस के मारता भी है। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज बीन। आर यू क्लियर? सो ये वॉर का इस तरीके से परिणाम होता है बच्चों, ये तुम्हारा कहते करे ओ सर। चलो 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 लेट्स गो। सो इंडिया ने कितने वॉर लड़े देखो, द एक्सटर्नल शॉक्स such as 3 wars in 1962, 65, 1971 और उसमें 1998, 1999 भी ऐड हो गया था बाद में। ओके चलो, नाउ यहां से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्वागत है सबका, लेट्स गो, शुरुआत करेंगे बच्चों। मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज एम्ड एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ए बच्चा लोग, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ रे? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ? कैसे करोगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करोगे? मान लेते हैं इंडिया 100 रुपए कमाता है, कितने रुपए कमाता है? मान लेते हैं इंडिया अगर 100 रुपए कमाता है, तो क्या गरीब को 50 और अमीर को 50 ऐसे बढ़ता है क्या पैसा? पैसा ऐसे बढ़ता है क्या? नहीं, फिर कैसे बढ़ता है? व्हाट डू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? जिसकी जितनी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो ना बेटा, जिसकी जितनी, क्या बोला तू? नहीं, जरूरत तो मेरी भी बहुत है, मेरे को फरारी चाहिए, ला ला के दे। मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, लेके दे। मेरे को बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट चाहिए, दे दे दे, मेरी जरूरत है। जिसकी जितनी औकात। तुम तो सीधा औकात पे आ गए यार। जितनी जिसकी जरूरत, जिसकी जितनी औकात, ऐसा नहीं होता रे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपको बताता हूं। देखो इंडिया में अभी सिचुएशन क्या पता है क्या? अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब होते जा रहा है। क्यों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये क्यों होता है समझना। ओके चलो, मान लेते देखो, मान लेते 1 करोड़ रुपए इनकम है। चिंटू, तेरा नाम क्या बेटा? चिंटू। जब मैं बोल रहा हूं तेरा नाम चिंटू तो बेटा चिंटू नाम है ना? इसका 1 करोड़ का इनकम है। और पिंटू, तेरा नाम क्या बेटा? पिंटू नहीं, तेरा नाम क्या है? हाँ, लोकेश। लोकेश पिंटू। लोकेश पिंटू की इनकम है 1 लाख रुपए। मन पे मत लेना बेटा, नहीं बोले सॉरी इसको 1 करोड़ दिया, मेरे को 1 लाख दिया पर एनम। ठीक है, क्या लगता है आपको? जरा सोच के बताइएगा, दोनों के ऊपर सेम टैक्स लगाओ क्या?
काय के लिए? दोनों के ऊपर सेम टैक्स लगाओ क्या रे? हाँ, एक काम करता हूं ना, काय को टेंशन मारी करते, एक काम करते दोनों के ऊपर 10% लगाते, चलो। पिंटू खत्म हो जाएगा। किसने बोला बेटा? चिंटू के पास कितना पैसा बचेगा? 1 करोड़ माइनस 10%, हाउ मच? 90 lakhs। और पिंटू के पास कितना पैसा बचेगा? 1 लाख माइनस 10%, 90,000। एक के मतलब समझता है ना, 1000 होता है, ठीक है। 90 लाख एंड 90,000। अब आप मुझे बताइए सर, ये जो 10% टैक्स है, ये चिंटू के लिए ज्यादा है कि पिंटू के लिए ज्यादा है? चिंटू के लिए क्यों ज्यादा है? अरे 90 लाख बच रहा है उसके पास। इसके पास घर चलाने के लिए अभी सिर्फ 90,000 ही बच रहे। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम 10,000 इसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। इसलिए इंडिया में एक टैक्स रेट सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं, हाँ? एक एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट। और एक सिस्टम है जहां पे हायर द इनकम, जहां पे एक सिस्टम है जिसका नाम है हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। तब जाके तो सर कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा ना। अगर अपन ने सबके ऊपर एक ही परसेंट लगा दिया 10%, तो सर ये बेचारा पिंटू तो मर जाएगा ना रे। चिंटू के पास तो अभी भी 90 लाख बचते हैं मजे करने के लिए, बेचारा ये तो 90,000 मर जाएगा ना। क्योंकि आप सोचो 10,000 मैंने अगर इससे ले लिया तो सर 10,000 में इसका कितना बड़ा खर्चा निकल सकता है। रेंट निकल सकता है, छोटा मोटा खर्चा निकल सकता है, विमल वगैरह का, सॉरी ऐसा कुछ खर्चा निकल सकता है ना। अरे यस सर, नो सर, यस सर। इसीलिए इंडिया में ये टैक्सेशन सिस्टम यूज करी जाती, इसको बोलते प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या बोलते बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट सिस्टम। तभी जाके अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। आर यू क्लियर? यस सर। लिख दो उसके ऊपर लिख दो। क्या लिखोगे? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम टू बी यूज्ड। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम टू बी यूज्ड, ये लिखा सब लोगों ने? चलो, so many government policies aimed at equitable distribution of income and wealth effectively killed the incentive for creating wealth. Equity driven policies were also largely anti growth. The monopolies and restrictive trade practices, गजब एक्ट है यार, हाईलाइट करो उस एक्ट को। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, फटाफट से अंडरलाइन करो, फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे एक मिनट में क्या होता है सर MRTP। कर दिया? अब सुनो, इधर देखो, MRTP क्या होता है बताओ, इधर देखो, एवरीवन विल लुक हियर, एवरीवन सुनो। मान लेते, मान लिया तो बोलो ना, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लेते कि इंडिया में आज सिर्फ, अरे इंडिया में आज सिर्फ एक ही कंपनी है, एक ही टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है जियो। क्या होगा? फरमाइया। आज अगर इंडिया में एक ही टेलीकॉम कंपनी होती, जियो, तो क्या होता? आप जी नहीं पाते। एग्जैक्टली सर, आज जो आप रेट चला रहे हो ना, 349 रुपीज पर मंथ, 1.5 GB और 2 GB पर मंथ, सॉरी पर डे, यह रेट बढ़ के 700 रुपए हो जाता और आपको झक मार के देना पड़ता। हाँ सर, you are not having any option, my friends. Do you have an option for Jug Gadi? Do you have an option for Jug Gadi?
Do you have an option for railways? No. Are there any other railways? No. The only Indian railways are there. So whatever rates are charged by Indian railways, you have to admit it. Yes or no? Yes sir. सेम अगर इंडिया में अगर एक ही कंपनी होती जियो और अगर वो ये रेट चार्ज करती तो आपको देना पड़ता, मतलब कहीं ना कहीं जाके सर मोनोपोली क्रिएट हो जाती। क्या क्रिएट हो जाती? यही रोकने के लिए एक्ट बना गया जिसका नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या एक्ट बनाया गया? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कोई भी बिजनेस को मोनोपोली होने से रोकना ये गवर्नमेंट ने तभी एक्ट बना दिया गया था। अरे बोलो ना बच्चों, यस सर। आर यू क्लियर? यस सर। क्योंकि गवर्नमेंट ने, चलो ये डिफिनेशन तो अभी आई है, गवर्नमेंट ने क्या किया था पहले पता है क्या? आपके पास अगर 100 करोड़ से ज्यादा एसेट्स है या आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है तो आपको धंधा नहीं करने दिया जाएगा। आपके ऊपर एमआरटीपी एक्ट बना आप लगा देंगे। आपके ऊपर कौन सा एक्ट लगा देंगे? एमआरटीपी एक्ट लगा देंगे और आपको धंधा करने से रोक देंगे। 100 करोड़ के ऊपर एसेट चले गए मतलब आपके ऊपर एमआरटीपी एक्ट लग गया, मतलब आप लोग खुल के धंधा कर पाओगे क्या? नहीं, आपको रोकना पड़ेगा। 100 सीआर हो गया मतलब रोक दो। लेकिन आज की तारीख में, आज 2026, दिस एक्ट इज नॉट इन पिक्चर। अगर ऐसा होता तो रिलायंस 18 लाख करोड़ की कंपनी है, बन पाती क्या? बन पाती क्या? टीसीएस इस कंट्री की सबसे बड़ी वैल्यूड कंपनी है, बन पाती क्या? नहीं। तो इसीलिए ये एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझना मेरी बात बच्चों। चलो, सो एमआरटीपी एक्ट कब लाया था रे? बोलो, ईयर बोलो। 1969। लेकिन क्या आज ये एक्ट है पिक्चर के अंदर? नहीं। was aimed at regulation of large firms which had relatively large market power. Several restrictions were placed on them in the terms of license. देखो क्या क्या restriction लगा है बच्चों, देखो were placed on them in terms of licensing, capacity addition, mergers and acquisitions. ये बच्चों what do you mean by mergers and acquisitions? Merger, Vodafone plus what an idea Sarji became VI. Is this a merger? Yes, it's a merger. तो ये एग्जांपल हो गया मर्जर का। व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? अक्वायर करना। सर एग्जांपल दो ना। रिलायंस एक्वायर्ड कैंपा कोला। क्या बोला? कैंपा कोला। तुमने कभी पिया क्या कैंपा कोला? पिया? किसने पिया? कैंपा कोला इज 90s वाला ब्रांड। आपके पापा का जमाने का ब्रांड था कैंपा कोला। अरे तो अभी आया ना, बहुत साल पहले बंद हो गया था। रिलायंस ने पता कितने रुपए में बाय किया इसको? 20 करोड़। कंपनी डेड ब्रांड है ना बेटा। डेड ब्रांड के अगर कोई 20 करोड़ दे रहा है तो आप खुशी खुशी ले नहीं लोगे? 20 करोड़ का ब्रांड आज 200 करोड़ का हो गया है। समझ रहे हो तुम लोगों को? Isn't it? इसको बोलते हैं एक्विजिशन, इसको बोलते हैं अक्वायर करना। ये बोलो ना बच्चों। आदित्य बिरला ग्रुप acquired RCB. Recent example. There are some other partners also. आदित्य बिरला के साथ में और दूसरे पार्टनर्स भी है जिन्होंने आरसीबी को एक्वायर किया। एक्वायर का मतलब समझ में आया? एक्विजिशन का, मर्जर का। M&A एक अलग से सेगमेंट आता है। आप जब सीए इंटर में जाओगे ना और सीए फाइनल के बाद में अगर सीए बन जाओगे तो आपको एक अलग फील्ड मिलेगी M&A, जिसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। कंपनी का मर्जर किस वैल्यूएशन पे होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइड करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? यस सर। कंपनी का वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे डिसाइड होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइड करते हैं। ये काम होता है। तो सबको समझ में आया M&A? चलो। Thus, policies restricting the possibility of expansion of big business houses kept their entry away from nearly all but a few high capital intensive sectors. In 1967, the policy of reservation of many products for exclusive manufacture by the small sector was initiated with the objective of promotion of small scale industries. It was argued that this policy was encouraging to labor intensive economic growth and allow the redistribution of income by shifting income towards lower wage earners. आप देखो आज कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर उतरता है ना, जैसे आज अगर देखो तो टीवी के जो है टीवी के का जो विजय थेलापति है,
उसका अगर आप लोग मैनिफेस्टो देखोगे तो मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख करोड़ बांटने का प्लान है टू लो इनकम अर्नर्स। कितने बांटने का प्लान है? 1 लाख करोड़ बांटने का प्लान है टू लोअर इनकम अर्नर्स। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ अमाउंट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। लाडकी बहीण योजना सगळ्यांना माहिती आहे ना? कोणी कोणी घेतली आहे लाडकी बहीण योजना? तू घेतली का लाडकी बहीण? अरे तो सॉरी, तू घेतली का? आप लोग ले नहीं सकते हो ना, योर मदर और योर ग्रैंड मदर मस्ट हैव टेकन। और लेने का, बिंदास लेने का, फोकट के पैसे मिल रहे, क्यों छोड़ने का? बराबर। इसने भी अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया। चलो, however, this policy excluded all the big firms from labor-intensive industries, and India was not able to compete in the world market for these products. Stringent का मतलब होता है strict, लिखा था पहले। Stringent labor laws which were in place also discouraged starting of labor-intensive industries in the organized sector. सर इतने labor laws लगा दोगे कि इतने घंटे काम करने, इतना सैलरी होगा, इतनी छुट्टियां मिलेगी, तब जाके कैसे काम होगा? इतने अगर आप लेबर लॉस लगा दोगे, काम हो पाएगा क्या? नहीं। फ्री हैंड दे दो ना सर, फ्री हैंड दे दो ना, फिर काम करेंगे, मजा आएगा। फिर इतने रूल्स लगा दोगे, इतने लॉस लगा दोगे, कैसे चलेगा रे बेटा? स्कूल के अंदर छोटे बाल चाहिए, नाखून कटे हुए चाहिए, थर्सडे के दिन व्हाइट ड्रेस, वेडनेसडे के दिन कलरफुल, खाने के अंदर पालक चाहिए, कितना रिस्ट्रिक्शन था। फिर 10वीं के बाद बाहर निकलते हो, हाँ मजे ही मजे, मोमोज, बरोबर की नहीं? यस सर, नो सर। तो सबको पसंद है ना सर विदाउट रिस्ट्रिक्शन काम करना, लेकिन तब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी हम लोगों को, बिकॉज बहुत सारे लॉस थे, तो बिजनेस करने वाले लोग अपने पर फैला नहीं पा रहे थे और उतना अच्छे से धंधा नहीं हो पा रहा था बच्चों। नाउ देयर वाज ग्रोइंग a realization among the policymakers and industrialists that the prevailing strict regime is invariably counterproductive and that most of the controls and regulations had not delivered in the absence of adequate incentives and openness, which are necessary conditions for sustained rapid growth. Now we are entering into the era of reforms. We are entering into the era of reforms. Hey bachcho, what is reform re? What is reform? रिफॉर्म किसको बोल सकते हैं? व्हाट रिकंस्ट्रक्शन? एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल? गुड, शाबाश। करंट एग्जाम्पल दो ना कुछ रिफॉर्म। एनी करंट एग्जाम्पल फॉर रिफॉर्म? सर 33% कंपल्सरी रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए, रिफॉर्म। यस सर, नो सर। एससी एसटी के लिए कुछ लाया, रिफॉर्म। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, रिफॉर्म। न्यू टैक्सेशन पॉलिसी लाई, रिफॉर्म। मतलब सर पहले से जो चीजें चलती आ रही है उसके अंदर अमेंडमेंट लाके कुछ अच्छा लाना, उसको बोलते रिफॉर्म। मीनिंग समझ में आया रिफॉर्म का? चलिए, तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए आइए पढ़ते हैं। The seeds of early liberalization. What do you mean by liberalization? ओहो, कौन बोला रे फ्रीडम? फ्रीडम तो 1947 में मिल गया था, फिर तब लिबरलाइज नहीं हुई थी ना इकोनॉमी। ओ, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन इज डिफरेंट, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली करेक्ट। 1947 में इंडिया क्या हुआ था? आजाद हुआ था, हम लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला था, बरोबर। बट 1991 में जाके हम लोगों की इकोनॉमी लिबरेट हुई थी। क्या हुई थी? हमारी इकोनॉमी लिबरेट हुई थी। इकोनॉमी लिबरेट होना मतलब सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाना या कम हो जाना। जो लाइसेंस राज पहले चलता था वो लाइसेंस राज होने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीजों के लाइसेंस लगेगा, हर चीज के लाइसेंस लगेगा नहीं। आप बताओ ना मेरे को, मान लेते अगर जलगांव के पूरे इंडिया के अंदर अगर ऐसा लॉ होता कि आपको छोटी से छोटी पानीपुरी की गाड़ी लगानी फिर भी लाइसेंस लगेगा, कितना दिक्कत होता रे? धंधा कर पाते क्या? फ्रीडम है, फ्रीडम। जहां जाओ जिधर जाओ पानीपुरी की गाड़ी लगाओ, पानीपुरी बेचो। सिर्फ म्युनिसिपालिटी को महीने का 150 रुपए दे देना पर गाड़ी। क्या? कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। रोड पे तो भाई रोड पे कैसा लगाएगा रे?
रोड पे कैसा लगाएगा? ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर तो उतना भी दिमाग है ना, गाय आएगी तोड़ के चल जाएगी, रोड पे कैसा लगाएगा? आप जलगांव के अंदर मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते लेट्स से, हाँ क्या हुआ? जलगांव के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लेते लेट्स से ये महाराष्ट्र है, सॉरी, अरे मान लो यार, यार तुम लोग ऐसा बिल्कुल है ना, बिल्कुल इतने बड़े आर्टिस्ट की कदर नहीं करते हो। ये महाराष्ट्र है, ताली हो जाए, ताली हो जाए। हाँ चलो, ये जलगांव है। आप मुझे बताओ मैं कहां गाड़ी नहीं लगा सकता हूं? नहीं, जलगांव है, जलगांव है, जलगांव है, जलगांव मान लेते हैं, अभी तो महाराष्ट्र था बोले। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये जलगांव। बताओ कहां पे गाड़ी नहीं लगा सकता हूं? एयरपोर्ट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या? तो वो तो जलगांव एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, जलगांव एयरपोर्ट के लग के कर सकते हैं। वो अंदर की बात कर रहा है, ये गधा है साला। एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी लगा करे नालायक, वो क्या बैलगाड़ी का एयरपोर्ट है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज आप देखो, आप अगर गाड़ी कहीं भी लगाओ, उसके आजू बाजू 4-5 गाड़ी आ जाती, फिर उसको प्रेम से नाम देते हैं अपन खाऊ गली, बरोबर कि नहीं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको हफ्ता देना पड़ता है पुलिस वालों को और आपको म्युनिसिपालिटी को पैसा देना पड़ता है, बस। पता है आपको पहले 10 बजे का रिस्ट्रिक्शन था। बेल्जियम वॉफल, आपको पता है कि बेल्जियम वॉफल मेरा है? तो बेल्जियम वॉफल पे ना बहुत सी बार रोज, मतलब बहुत सी बार क्या, रोज ही पुलिस आती थी, बंद कर रहा है, तला बंद कर रहा है, समझते का तुला नहीं समझत, तू देते मेरे को पैसा। हम लोगों ने वीडियो बनाया, मेरा एक दोस्त है हर्षल सिकवाल करके, हम लोग वीडियो बनाया, जलगांव के जितने बिजनेसमैन है सबसे बुलवाया कि भाई 10 बजे के बाद में धंधा चालू रखना जरूरी है, हमारे बिजनेस का लॉस हो रहा है, बराबर कि नहीं? वो वीडियो इतना वायरल हो गया, 2.5 लाख व्यूज, और सब जगह पहुंच गया। जलगांव के अंदर 2.5 लाख व्यूज बहुत होते हैं, जलगांव की पॉपुलेशन 10 लाख है। नॉट ऑन पेपर, पेपर पे तो कम दिखाई जाती है, होती अलग है। लोग अपने बच्चे एक दिखाते हैं, होते 10 है, बराबर कि नहीं? यस सर। अरे तुम लोग भी ना यार, बड़े मजा किया हो। अरे ओए, मेरा एक ही है रे। चलो, तो कुल मिला के बात यह है कि गाड़ी कहीं भी लगा सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी। चलो, ओके। The seeds of early liberalization and reforms were sown during the 1980s. करो बेटा, बात करो, जोर जोर से करो बेटा। Okay, especially after 1985, in the early 1980s, considerable efforts were initiated in the different directions to restore reasonable price stability through a combination of tight monetary policy, fiscal moderation. याद है क्या कुछ? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी मेड बाय आरबीआई, लिखते जाओ। मेड बाय आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी मेड बाय आरबीआई, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी मेड बाय आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी मेड बाय गवर्नमेंट। और फिजिकल और मॉनेटरी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब इसका टाइम आएगा। चलो, so fiscal moderation and a few structural reforms. These initiatives spanning 1981 to 1989 practically referred to as a early liberalization, were specifically aimed at changing the prevailing thrust on inward oriented trade and investment practices. In fact, this liberalization is often referred to as reforms by stealth, highlight karo, reforms by stealth, to denote its ad hoc and not widely publicized nature. Despite the fact Despite the fact that these efforts were not in the form of comprehensive package as the one in 1991 to reverse the centralized controls and the protectionist bias in policies, they started bearing fruits in the form of higher growth rate during the 1980s as compared with the previous 3 decades. The average annual growth rate of GDP during the sixth plan period, sixth plan ये कौन सा प्लान है रे? ये एनुअल प्लान है, आई मीन जो 5 years के प्लान होता है, प्लानिंग कमीशन बनाने वाले वो प्लान सही है। तो सिक्स प्लान कब हुआ था? 1980 से लेकर 1985, and the seventh plan period 1985 से लेकर 1990 were 5.7 and 5.8% respectively.
द अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ 1980s ब्रॉडली कवर्ड थ्री एरियाज. बोलो कौन से? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन. ओके. Simultaneously, the government also embarked, मैं जा पे हाईलाइट कर रहा हूँ, करते जाओ. The government also embarked on the policy of skillful exchange rate management. Skillful exchange rate management. आपको बताया था ना मैंने, जब इंडिया आजाद हुआ तो we were $1 equals to 1 rupee. Then we went to 8 rupees. आज क्या चल रहा है? $1 equals to rupees 96. Exchange rate management. The prominent industrial policy initiatives during this period directed towards removing constraints. Constraints का मतलब होता है restriction. लिखो. Constraints का मतलब होता है restrictions. Removing constraints on growth and creating a more dynamic industrial environment where सबसे पहले तो क्या करेंगे? डी लाइसेंसिंग कर देंगे. क्या करेंगे? डी लाइसेंसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय डी लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस लगाना और डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस हटा देना. तो 1985 में डी लाइसेंसिंग ऑफ 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन. This was later extended to many others. The facility of broadbanding was accorded to the industry groups to allow flexibility and rapid changes in their product mix without going in for the fresh licensing. In other words, the firms in the engineering industry were allowed to change their product mix within their existing capacity. For example, firms may switch production between different production lines such as trucks and cars without a न्यू लाइसेंस. इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्या? पहले अगर आपको ट्रक बनानी है अलग लाइसेंस लगेगा, पहले अगर आपको कार बनानी है अलग लाइसेंस लगेगा. सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो एक ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो एक ही है ना, फिर दोनों के ऊपर अलग अलग लाइसेंसेस क्यों? तो गवर्नमेंट को जब समझ में आया तो ये चीज हटा दी गई. अब आप एक ही लाइसेंस पे दोनों चीजें बना सकते हो. कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. चलो. Then to relax the hold of licensing and capacity constraints on larger MRTP firms in 1985-86, the asset limit above which firms were subject to MRTP regulation was raised from 20 से लेके 100 करोड़. अभी भी 20 से लेके 100 करोड़ का रिस्ट्रिक्शन था. मतलब कोई भी अगर 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा. कब की बात चल रही है? 1985 की बात चल रही है. आज की बात चल रही है क्या? नहीं. 1985 में यही चीज थी कि भैया 100 करोड़ के ऊपर चले जाओगे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे. करेक्ट. डी लाइसेंस. दे नेवर वांटेड एनी कंपनी टू गो बियॉन्ड 100 सीआर. ऐसा नहीं होता है. कभी कभी कैसा होता है ना कि पहले क्या था, गवर्नमेंट का अगर होल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लेते कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर, ओके, प्राइवेट सेक्टर अगर उस समय पे अगर 10,000 करोड़ का हो गया तो सर अपनी मनमानी करेगा ना, अपनी मनमानी करेगा ना, लोगों को हाई रेट्स पे देगा, इनकम इक्वालिटी नहीं रहेगी और तुम्हारा बराबर से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ज्यादा करेगा, गवर्नमेंट कुछ बोलेगी टैक्स रेट तो मानेगा नहीं. मतलब आप किसी भी फर्म को मोनोपोली होने नहीं दे सकते. भले ही मोदी जी इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद मुकेश अंबानी बट ही वुड नेवर वांट ओनली जियो इन दिस कंट्री. तो दिस वाज इंसेंटिव. आप जो बोल रहे हो वो इंसेंटिव है धंधा बढ़ाने का. बट गवर्नमेंट जो थी ना वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी. गवर्नमेंट नेवर वांटेड कि तुम बड़े हो जाओ. इसीलिए तो लाइसेंस कब हटाए गए? 1991 में हटाए गए. इंदिरा गांधी के टाइम पे शी नेवर वांटेड इंडियाज इकोनॉमी टू गेट ओपन. रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था. इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, जो करना है यहाँ करो और हमारे इंडिया मेरे को. इसका रीजन क्या था पता है क्या? इसका रीजन ये था कि सारे लोग बड़े नहीं हो पाएंगे. दूसरी चीज, गवर्नमेंट के पास उस समय पे पैसा कमाने का ज्यादा सोर्स नहीं था. तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करती थी? लाइसेंस लगा देती हर चीज पे. लाइसेंस का पैसा. सबको दुबई पता है क्या? दुबई नाम सुना है ना? दुबई पैसा कैसे कमाती है? हाँ, दुबई पैसा कैसे कमाती है? टूरिज्म. और है ही नहीं उनके पास तेल. दुबई के पास तेल ही नहीं है. किसने बोला आपको तेल है उनके पास?
अरे तेल होता, अगर उनके पास तेल होता तो वो लोग टूरिज्म पे इतना डिपेंडेंट होते ही नहीं। तेरे पास अगर मान लेते, फॉर एग्जाम्पल मान लेते तेरे घर के नीचे एक कुआं है जिसमें से सोना ही सोना निकलता है, मजा आ रहा है ना, तो दूसरे बिजनेस के अंदर हाथ डालता क्या? बिल्कुल नहीं। तो बोलेगा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रोज सोना निकल रहा है, सोना बेचो पैसा कमाओ। दुबई के पास पहले था, एक्सपेंट हो गया। और दूसरी बात है, दे आर नॉट इन गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली दे आर आउट ऑफ ओपेक ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे आर आउट ऑफ ओपेक ऑल्सो। उनका जो पैसा कमाने के जरिए है ना, वो है नंबर वन टूरिज्म, नंबर टू लाइसेंसिंग, जिसको मैं नाम दे सकता हूं वीजा, वीजा कॉस्ट। पहले हर 3 साल में वीजा रिन्यू होता था, अभी हर 2 साल में वीजा रिन्यू होता है। प्लस फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ये 3 बड़े रेवेन्यू सोर्सेस है यूएई दुबई के। किसी ने टैक्सेस बोला था यहाँ पे, कुछ तो आवाज आई थी मेरे को, टैक्सेस किसने बोला था? टैक्सेस गर्ल्स में से किसने बोला था? टैक्सेस वहां पे सिर्फ वैट है, वो सिर्फ वाट लगाते हैं, वैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वैट। वहां पे अभी तक इनकम टैक्स आया नहीं है। जब आपके केदार सर 2018 में दुबई गए थे तो इसी के लिए गए थे, वाट लगाने। 1 जनवरी 2018 was the first day when VAT got implemented in Dubai. उसके पहले कोई टैक्स ही नहीं है, नो टैक्स, आओ जाओ घर तुम्हारा। लोग क्या करते थे पता है? पेपर कंपनी फॉर्म करते हैं, शेल कंपनी। पेपर कंपनी दुबई में फॉर्म होगी, धंधा साउथ अफ्रीका में होगा, धंधा साउथ अफ्रीका में होगा, और टर्नओवर अगर दुबई में रिकॉर्ड हो रहा है, दुबई में कोई टैक्स ही नहीं है। सिंपल है ना। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये दुबई है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बिजनेस हो रहा है लेकिन इसकी बिलिंग दुबई में हो रही है। अब दिख क्या रहा है? ट्रांजैक्शन दुबई में हो रहा है। यहाँ पे इनवॉइस जब बनेगा तो एड्रेस दुबई का जाएगा ना, और दुबई में मान लेते 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है ना रे, तो बच गया ना पैसा। इसको बोलते टैक्स सेवी कंट्री, टॅक्स हेवन कंट्री। कळलं का मी काय म्हणतोय? इसीलिए लोग दुबई 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 इतना करते हैं। हर बिजनेसमैन एक बार, एक ना एक बार तो दुबई जाता ही है। हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेटअप करने एक ना एक बार तो दुबई जाता ही है, क्योंकि सर ऐसी कोई कंट्री नहीं बनी दुबई जैसी जो आपको इतनी सहूलतें दे दे। वहां पे 51% इंडियंस है, 9% वहां के खुद के लोग अरबी है, 10 से 15% पाकिस्तानीज है, 10% लेबनीज है, और बाकी सारे परसेंट 2% यूरोपियंस, 2% अमेरिकन, 2% फिलीपींस, ये वो फलाना टीम का। ऐसे बन के तो तुम्हारा दुबई बना हुआ है। 51% दाल बाटी चूरमा खाया है मैंने दुबई में। आप बोलोगे सर वेज मिलता है क्या? सब मिलता है। भरीत, वांगाचं भरीत मिळतं तिकडं, माहिती आहे का तुम्हाला? सगळं मिळतं, सगळं, पूरे वर्ल्ड में सब मिलता है। तुमको समझा मैंने क्या बोला? सो द क्वेश्चन रेज्ड बाय यू कि भाई 100 करोड़ का लिमिट क्यों किया गया था, इसको आप देखा ना, अभी थोड़ी देर में इसको हटा देंगे अपन। नो लिमिट्स, करो धंधा करो, बट मोनोपोली नहीं होने देंगे। आज आप देखना कोई भी मोनोपोली नहीं है। बताओ तो एक एग्जांपल मोनोपोली का, मोनोपोली का एग्जांपल दो, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। हाँ, पीडीलाइट, हट रहे, दुनिया भर की कंपनी है फेविकॉल में, दैट्स द ओनली मोनोपोली इन दिस कंट्री। हाँ, एटॉमिक एनर्जी इज नॉट फॉर सेल, एटॉमिक एनर्जी इज नॉट फॉर प्राइवेट यूज। पता तू कहां से एटम यूज करता है रे? आइटम कोई कर सकता है क्या? एटॉमिक एनर्जी तुम लोगों में से कोई यूज कर रहा है क्या? दैट इज नॉट फॉर प्राइवेट यूज, दैट इज फॉर गवर्नमेंटल पर्पसेस एंड फॉर मेडिसिनल एंड फॉर रिसर्च पर्पसेस। फिर आप बोलोगे सर रेलवे, रेलवे तो सर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है ना, आईआरसीटीसी नाम सुना है ना। फिर बाकी कोई एग्जांपल मोनोपोली का है ही नहीं। ढूंढो तो थोड़ा, सोचो, पिडिलाइट किसने बोला रे? एग्जैक्टली रॉन्ग, एयर इंडिया। ए बाप रे, अरे क्या रे, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, तुम्हारा फ्लाईगो, एयरगो, फिर कितनी क्या क्या बोलते हैं, कितनी सारी एयरलाइंस है ना, बता, आकाशा,
स्पाइस जेट, कहां से मोनोपोली हो गया? पार्ले जी, कहां से पार्ले जी? तो हाउ डज दैट मैटर? ब्रिटानिया इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ पार्ले जी, हाउ इट इज मोनोपोली? इट्स नॉट मोनोपोली. बताओ दूसरा एग्जांपल. एनीवन? एनीवन फ्रॉम यू? हेलो इंडिया, एनीवन फ्रॉम यू? नो वन? ए स्मार्ट बॉय, बोलना. डरता क्यों? बोलना बिंदास, सिर्फ उल्टा लटकाऊंगा. बोलना. देख मेरे क्लास में बोलने का रे, बिंदास बोलने का, डरते क्यों? ए लेडीज लोग बोलो ना. हम क्या बोले सर? बोलते जाओ रे. देखो बोलने से ना आपका डर निकलता है, गलत 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 बोलने का. जैसे से पिड़ बोला, नालायक. एग्जाम्पल दे बेटा. मैं जब भी नालायक बोलता हूँ ना तो वो मेरा प्रेम है. क्या है बेटा? मेरा प्रेम. तो टेंशन नहीं लेने का. समझे नालायक को? चलो. So there is no other example of monopoly in this country. There is only one example which is called as Indian Railways. Clear? Okay. चलो. The multi-point excise duties. Oh ho ho! Sir, what do you mean by excise duty? Duty which is levied on excise. Very good. Duty which is levied on production. Oh ho ho! लिखो. The tax which is levied on production. The tax which is levied on production. Production. लिखो जल्दी. The tax which is levied on production. ए झाला का रे? झाला सर. सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना. कौन था रे ये? बेसुरे. Okay. The multi-point excise duties were converted into MODVAT, modified value added tax, which significantly reduced the taxation on inputs. Inputs का मतलब purchases and the associated distortions. Establishment of SEBI. ये कौन कौन जानता है SEBI को? SEBI को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं. क्या करते हैं SEBI? टमाटर बेचता है. क्या बात कर रहा है? ए SEBI है ये. हाँ, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है. मिस्टेकन, कोई बात नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग. क्या करता है सेबी? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है. कितने स्टॉक मार्केट है इंडिया में? हाउ मेनी स्टॉक मार्केट आर देयर इन इंडिया? 24. बट दो फेमस है, एनएससी, बीएससी. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे. टमाटर अलग अलग जगहों पे मिल सकते हैं ना, लेकिन फुले मार्केट और शनिपेट फेमस है. हाँ, बराबर कि नहीं? तो एनएससी एंड बीएससी, जिनके दोनों के ऑफिसेस बॉम्बे में है, ये दोनों फेमस है. और कोई कंपनी अगर एनएससी पे लिस्ट हो सकती है तो वो बीएससी पे भी लिस्ट हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है. इसीलिए 5000 का डेटा एक साथ नहीं देख सकते, इसीलिए उनका इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम है सेंसेक्स एंड निफ्टी. सेंसेक्स इज द इंडेक्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी 50 is the, I mean Nifty is the Sensex for your NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अरे कळलं का रे? स्टॉक मार्केट पे भी अपन आएंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अगर आप लोग अलाउ करो तो. चलेगा ना आप लोगों को? ठीक है सर, ज्ञान तो सर कभी भी अलाउड है सर. ठीक है चलो. ओके. सेबी एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी born on 12th of April 1988 through a resolution of the government of India. The open general license OGL list was steadily expanded. The number of capital goods items included in the OGL list expanded steadily, reaching 1329 in April 1990. Then several export incentives were introduced and expanded. Export incentives का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट करना. आज एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स है क्या? बहुत कम, नहीं है ही नहीं. कुछ कुछ ऐसे आइटम जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट ना हो, उसके ऊपर हो सकते हैं. बाकी एवरीथिंग इज जीरो रेटेड. अरे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगने लग गया तो लोग एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं. तो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं तो फॉरेन करेंसी आएगी ही नहीं. फॉरेन करेंसी आएगी नहीं तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, हम रिजर्व हमारे बढ़ेंगे ही नहीं, तो हम लोग इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे. जैसे हालत श्रीलंका की हो गई या पाकिस्तान की हो गई, वो हमारी भी हो जाएगी. यस सर, बोलना बेटा, कुछ बोल रहा था? ठीक, चलो. Alright, so several export incentives were introduced and expanded. The exchange rate was set at a realistic level which helped expand exports and in turn
reduce pressure on the foreign exchange needed for imports. Price and distribution controls on cement and aluminum were entirely abolished. आज आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी सीमेंट कंपनीज और ऑफ अडानी, एसीसी अंबुजा, ये बड़े नाम थे किसके? दोनों अडानी। और स्मार्ट होते ना ये लोग। आप इमेजिन करो आगे जाके क्या बिकने वाला है? सिर्फ बिल्डिंग बिकेगी और ईवीज बिकेंगे, सिर्फ बिल्डिंग बिकेगी और ईवीज बिकेंगे। बिल्डिंग में सबसे ज्यादा लगने वाला है सीमेंट और एल्यूमिनियम और स्टील, सब अडानी का। इसके अंदर ईवीज के अंदर सबसे बड़ा मेटल जो है वो है कॉपर, वो भी अडानी का। स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सर मोटा भाई ने वन तारा बनाया, वन तारा, ये सबने सुना है क्या रे? वन तारा बोल बेटा, तारा, वन तारा सुना है कि नहीं? वन तारा इज जस्ट नॉट अ फॉरेस्ट रिजर्व, इट्स अ मनी मेकिंग थिंग। पूछो कैसे? सर वन तारा एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे झाड़ है, प्लांट्स, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट प्लांट्स गिव यू O2, समझा? O2 ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कार्बन इमिशन करती है, धुआं छोड़ती है ना, कार्बन इमिशन करती है ना, तो सबको कार्बन क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं। सबको क्या बाय करने पड़ते हैं? कार्बन क्रेडिट्स। और कार्बन क्रेडिट्स का धंधा रिलायंस करने वाला है कुछ सालों में। हमसे लो कार्बन क्रेडिट्स, सर बैठे बैठे पैसा ही पैसा। वाइल्ड लाइफ के लिए भी हो गया, धंधे के लिए भी हो गया, मोटा भाई फॉर अ रीजन। जब तुम थोड़े बड़े होंगे ना, तब तुमको एक चीज समझ में आएगी। समझ में आया तुम लोगों को हाउ थिंग्स वर्क? चलो, ओके। So based on the real effective exchange rate REER, the rupee was depreciated by about 30% from 1985 to 1990. This reflects a considerable change in the official attitude towards exchange rate depreciation. The budget for 1986 introduced policies of cutting taxes further, liberalizing imports and reducing the tariffs. बच्चों clear everyone? बोलो ना बच्चा लोग, क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? क्या क्या पढ़ा? यहां से शुरुआत करी थी अपन ने, यहां से। एमआरटीपी सबको समझ में आया? व्हाट इज एमआरटीपी? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसके ऊपर लगाया जाता था? जो भी बिजनेस 100 सीआर के ऊपर जाएगा, पहले लिमिट थी 20 सीआर टू 100 सीआर, फिर अभी 100 सीआर को हटा दिया गया, अभी एमआरटीपी एक्ट ही हटा दिया गया, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है। फिर एमआरने मर्जर एक्विजिशन देखा, देन वी स्टार्टेड विद एरा ऑफ रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, और हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं। विल कंटिन्यू टुमारो from this paragraph. Till the time, take care of yourself, enjoy summers, enjoy mangoes. Thank you so much India. This is your friend, mentor and coach Kedar Pani signing off. Jai Hind. Bye bye. जाओ।